of solids and liquid or gases. ओके Check, तो आपको सर पूरा नहीं हुआ सर. check if your guesses is correct from the following data. Mass of the sun is equals to 10 into 2 into 10 raised to power 30 kg. ठीक है. डायमीटर रेडियस कुछ रेडियस ऑफ द सन. हाँ सर. रेडियस ऑफ द सन 7 into 10 raised to power 8 मीटर या किलोमीटर. मीटर. तो आपको सन का मास बता दिया, सन की रेडियस बता दी, है ना. और आपको सोचना है इन सब डेटा से कि सन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या क्या है. ठीक है. तो लिक्विड के लिए डेंसिटी क्या होती है, तो लिक्विड की डेंसिटी 10 to the power 3 मीटर ऑर्डर की होती है, केजी पर मीटर क्यूब. डेंसिटी की यूनिट सबको पता है, जल्दी बताइए. केजी पर मीटर क्यूब मैंने लिखी है ना, सही, सबको मालूम है ना. डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो लिक्विड के लिए डेंसिटी इस रेंज की होती है. आपको वाटर की डेंसिटी बताई थी, तो लिक्विड की डेंसिटी इस ऑर्डर की होती है. सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. सॉलिड की डेंसिटी 10 to the power 4 ऑर्डर की भी हो सकती है ना. जैसे सॉलिड के लिए, कुछ के लिए तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है. और सॉलिड की डेंसिटी 10 to the power 4 kg की भी हो सकती है. कुछ सॉलिड तो इतने डेंस है कि इसको भी एक्सीड कर जाते हैं. गैसेस की बात करूं तो गैसेस की डेंसिटी होती है, यहां सॉलिड लिखना था, गैसेस की डेंसिटी होती है 1.2. चलिए गैस की डेंसिटी ही बता देता हूं, 9 kg पर मीटर क्यूब. तो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो गैस की भी डेंसिटी होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब. लिक्विड की डेंसिटी इस ऑर्डर की होती है, सॉलिड की डेंसिटी और ज्यादा होती है ना. ठीक है. तो ये कुछ बात हमने कर ली. जैसे लेड जो होता है ना, या इससे भी ज्यादा मरकरी की बात करें तो 13.8 या 13.6 kg पर मीटर क्यूब इस ऑर्डर की डेंसिटी होती है. आयरन की और ज्यादा होती है. तो कुल मिलाकर मैंने कुछ डेंसिटीज के बारे में बता दिया. अगर किसी स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन नहीं हो कि लिक्विड की डेंसिटी किस ऑर्डर की होती है, सॉलिड की किस ऑर्डर की होती है, या गैसेस की किस ऑर्डर की होती है ना, ये वैरी करती है. मैंने आपको रेंज बताई, एग्जैक्टली नहीं होता है बट इसके आसपास होता है. गैसेस की डेंसिटी आप देख रहे हैं ना, बहुत कम है. 10 to the power 3 मतलब 1000. 10 to the power 3 मतलब 1000. और यहाँ पे जस्ट क्या है 1.29. तो कहाँ तो 1000 और कहाँ पर 1.29. और 10 to the power 4 मतलब 10,000, इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर आयरन हो. ठीक है. तो सॉलिड्स आपको पता है बहुत तरह के होते हैं. ठीक है. तो लिक्विड से थोड़ी ज्यादा होती है सॉलिड की डेंसिटी, और गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है लिक्विड से. अब जो डेटा हमको दिया है सन के रिगार्डिंग, है ना, ये तो यूजलेस है. ये आपको जो टेम्परेचर बताया ना, ये काम ही नहीं आएगा. ये तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी दे दी एनसीईआरटी वालों. ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी हमें पता लगाने के लिए कि सन है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या कुछ और है. ठीक है. तो डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सन. आरएस लिख देता हूं, रेडियस है सन की. ठीक है. तो मास कितना है, चलिए अभी इसको मास ही रहने देते हैं, एम एस. एक साथ वैल्यू पुट करेंगे. सन स्फेरिकल होता है, सबको पता है. सन भी एक बहुत बड़ा स्फीयर है. ठीक है. स्फेरिकल होता है. तो इसका वॉल्यूम हमें पता है किस फॉर्मूले से आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई स्क्वायर. आर एस लिख दिया, आर एस क्यूब है ना, पावर 3 होती है गाइस, चेक कर लेना, है ना. 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर एस क्यूब कर दिया मैंने. अब वैल्यू पुट करते हैं हम. तो सन की डेंसिटी रो एस, सन की डेंसिटी हमें मिलेगी. तो बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है. 10 to the power 30 बहुत ज्यादा मास है सन का. 4/3 का 3 ऊपर आ जाएगा, है ना. पाई की वैल्यू 3.14 आर एस क्यूब. अब आर एस देख रहे हैं ना आप, 7 into 10 to the power 8. तो 7 into 7 into 7. मैं 3.14 की प्लेस पर लिख रहा हूं 22/7. रीजन, मुझे 7 दिख गए तो मुझे दिख रहा है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी 22/7 से. एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 10 to the power 8 का क्यूब करेंगे तो 8 + 8 + 8 24. 10 to the power 24. एक 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.
ओके, सॉल्व करते हैं. रो एस इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, है ना. ऊपर कितना है 30 लाख, 10 to the power 6 है ना, और नीचे है 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7. इसको कोई सॉल्व कर पाए तो मुझे बताएं. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ तक कर दिया. 1.392 into 10 to the power 3. इतना स्लो कैसे, थोड़ा तेज बोलिए. 1.392 into 10 to the power 3. 10 to the power 3. सर 10 to the 392. power 3. 39 बोल रहे हैं, कोई दिक्कत. 10 to the power 3 आपका बिल्कुल सही लग रहा है, और उसकी यूनिट आप लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब. तो ये जो आपके लास्ट आंसर आ रहा है 1.39 into 10 to the power 3, तो ये किसके बीच में है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में है. देखो ये है 1000, ये है 10,000, और ये है 1390. ट्रू, 10 to the power 3 है ना, 1390. तो इसका मतलब सन क्या है. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई कुछ कह रहा है, जल्दी बोलिए भाई. कोई कुछ नहीं पूछ रहा. चलिए ठीक है. तो ये जो वैल्यू है सन की डेंसिटी हमने पता लगा ली. देखो इतने सालों से आप सन को देख रहे हैं, है ना. सन से हमें लाइट और हीट एनर्जी मिलती है. उस सन की डेंसिटी आज आपने पता लगाई 1.39 into 10 to the power 3. और जो जनरल साइंस है वो कहती है लिक्विड की डेंसिटी इतनी है, सॉलिड की डेंसिटी इस ऑर्डर की होती है, और सन की डेंसिटी इन दोनों के इन बिटवीन है, 1000 10,000 के इन बिटवीन है. ठीक है. तो सन क्या है, आपका आंसर आ गया. बस आपकी क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है. तो सन गैस नहीं है, गैस की डेंसिटी तो बहुत कम होती है. बट आपने सुना होगा सन में क्या है, हीलियम हाइड्रोजन गैस है बहुत सारी. सुना है क्या आपने. सन एक्चुअल में किसका बना हुआ है, हीलियम हाइड्रोजन गैसेस आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है. और आपको एक और इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, आपके सिलेबस में तो यहाँ कुछ भी नहीं है. सन मैटर की 4th स्टेट होती है. 3 स्टेट तो अर्थ पर है, लिक्विड सॉलिड गैस, बट मैटर की एक और फॉर्म होती है, 5th फॉर्म, सॉरी 4th फॉर्म. तो सन मैटर की 4th फॉर्म है, और वो होता है प्लाज्मा. नाम सुना है प्लाज्मा. यस सर. क्वेश्चन में भी दिया था प्लाज्मा लिखा हुआ है, तो फिर बहुत अच्छी बात है ना. बट आपके थ्योरी में कहीं प्लाज्मा का नाम नहीं. तो प्लाज्मा क्या होता है फिर और सुनिए. अगर मैटर को टेम्परेचर दिया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाए, तो पहले सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में. लिक्विड को और मेल्ट और ज्यादा हीटिंग करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे मेटल की एक रॉड आप ले, उसको हीटिंग करें तो मेटल से वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, पहले लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है मेटल. और ज्यादा हीटिंग करें तो वो गैस फॉर्म में चला जाता है. अभी भी आपने टेम्परेचर देना बंद नहीं किया और हीटिंग करते हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं. हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके एटम के इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाते हैं एटम में से, और बचता क्या है, पॉजिटिव आयन. और पॉजिटिव आयन बहुत पास हो तो वो होती है मैटर की 4th स्टेट, प्लाज्मा. प्लाज्मा अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर. इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी मैटर ना तो सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, ना लिक्विड फॉर्म में, ना गैस फॉर्म में, वो प्लाज्मा फॉर्म में ही रह सकता है. और बिकॉज सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लाज्मा सन पर सस्टेन कर पाता है, रह पाता है. अदरवाइज पॉजिटिव आयन रिपेल भी करते हैं. तो बहुत एक्स्ट्रा बात आपको बता दी. तो सन क्या है, सन मैटर की 4th स्टेट है, प्लाज्मा. और प्लाज्मा की डेंसिटी कितनी है आपके सामने है, सॉलिड और लिक्विड के इन बिटवीन कुछ. तो सॉलिड लिक्विड फॉर्म का कुछ होता है सन. डन गाइस. तो इसमें जनरल साइंस बहुत आ गई इस क्वेश्चन में, और फिजिक्स तो यही है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए. और मुझे लग रहा है वो आपका जो एक फॉर्मूला होता है ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उससे रिलेटेड होना चाहिए लास्ट. सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया सर. हो गया था सर. ये कब हो गया था भाई ऐसा.
अच्छा 24 पहले कर लिया था, ठीक है ठीक है। हाँ सर, नोट्स में हो गया था एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है ठीक है ठीक है, और पक्का हो गया था ना, देख लो ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा सर, कुछ हो गया था, हो एग्जैक्टली गया हो था गया सर। था, यस सर। एग्जैक्टली यही हो गया था ना। सर चलिए अब इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं तो मान लेते हैं ना, तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फ्रेश पेज पर ऊपर चैप्टर नंबर 3 लिखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और सबसे पहला हेडिंग आपको लिखना है इसमें काइनेमैटिक्स। कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, काइनेमैटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर लिख लिया काइनेमैटिक्स। एक्चुअल में काइनेमैटिक्स क्या है, तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसकी सब ब्रांच है काइनेमैटिक्स। तो सब ब्रांच को भी हम ब्रांच ही कहते हैं। तो लिखिए इट इज, या काइनेमैटिक्स लिख लें, काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इट इज। गाइस आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर आ रही है ना? और वीडियो? यस सर, बढ़िया आ रहा है। यस सर। ओके, तो कंप्लीट करते हैं फटाफट। काइनेमैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we discuss motion of a body, in which we discuss motion of a body by using diagram, by using diagrams, graphs, equations, etc. By using diagram, graphs, equations, etc. without going through cause of the motion, full stop, without going through cause of the motion. Done guys? तो आप इसको समझ भी लें। काइनेमैटिक्स मैंने बताया मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसकी सब ब्रांच है, तो मैकेनिक्स की ब्रांच है काइनेमैटिक्स, है ना। मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है मैकेनिक्स, तो उसका एक सब ब्रांच है काइनेमैटिक्स, ठीक है। अब काइनेमैटिक्स में हम करते क्या है, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई सिस्टम, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम अगर डायग्राम से, ग्राफ से और इक्वेशन से ही स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारी स्टडी इसमें इंक्लूड होती है काइनेमैटिक्स में। आपने बाद में लिखा भी है ना, विदाउट गोइंग थ्रू कॉज ऑफ द मोशन, लिखा है ना स्टूडेंट्स, विदाउट गोइंग थ्रू यस सर कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक फोर्स, है ना, लाइक मोमेंटम, तो उन कॉज को छोड़कर बस उसके मोशन को हम देख रहे हैं, और वो भी कैसे, ग्राफ से, डायग्राम से, इक्वेशंस से, दैट्स इट। या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कुछ, है ना, मास की, स्पीड की, डिस्प्लेसमेंट की, तो या किसी नंबर से हम उसको समझ रहे हैं, एक्सेट्रा हमने लिखा है, कोई नंबर भी हो सकता है, तो ये सब कुछ होता है काइनेमैटिक्स में। बस मोशन का कॉज इंक्लूड नहीं करता है काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स में बहुत कुछ इंक्लूड होगा। तो एक तो ये हमने पढ़ा। एक इसमें आता है रेक्टिलिनियर मोशन, ये जो है ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं, बहुत कम पोर्शन डिलीट किया है। हाँ, आपको पता लग गया होगा C1 चैप्टर 1 CBSE ने हटा दिया है, देखा टाइम गाइस, देखा है?
फुल चैप्टर काफी बच्चों को पता है, आपको मैं सेंड कर दूंगा बहुत सारे टॉपिक जो हटाए हैं सीबीएसई। चैप्टर 1 सबसे छोटा चैप्टर है, 2 दिन लगते हैं इसको। फिजिकल वर्ड, कोई डेरिवेशन नहीं है इस चैप्टर में, एक भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में, उसको हटा दिया। फिजिकल वर्ड उसको हटाना नहीं हटाना एक जैसा ही। चलिए, काइनेमेटिक्स याद हो जाएगा, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स Yes, sir. in which we discuss about the motion. Discuss motion. डिस्कस और स्टडी मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिए रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, तो इसमें बहुत ही ऑर्डिनरी सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करे, एक स्ट्रेट लाइन के मोशन, मतलब 1D बोलते हैं इसको। 1D होता है ना, 1D 2D 3D, एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन, एक ही स्ट्रेट लाइन। तो लिखिए द मोशन ऑफ अ बॉडी, the motion of a body is called rectilinear motion, is called So in a straight line. हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, अभी आप देखो तो सही। the motion of a body is called rectilinear motion, is called rectilinear motion. If the body moves, if the body moves along a straight line, if the body, है ना, ऐसा लिखना होगा, if the body moves along a straight line, along a straight line, full stop. सर Yes, बोलिए। सर काइनेटिक एनर्जी एक बार बात, सॉरी काइनेटिक एक बार वापस बताना सर। काइनेमेटिक्स, यस सर। तो इसमें तो चलिए सुन लो एक बार और, आपका मन है तो। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study, in which we discuss motion of a body, without of a body by using diagram, graph, equation, number, etc. without going through cause of the motion. तो जैसे कोई बॉडी है ना, ये बॉडी मोशन कर रही है, तो हम जानते हैं क्या क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है ना, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। तो ये जो मैं डेटा बोल रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में इसको कुछ टाइम भी लगेगा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको डायग्राम से आप बताएं, है ना, ग्राफ से आप बताएं या इक्वेशन से बताएं, बस। हाँ, बॉडी क्यों मोशन कर रही है, हम इसकी बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में, क्यों मोशन कर रही है, कॉज, मोशन का कॉज इस ब्रांच में डिस्कस नहीं किया जाता। क्या डिस्कस किया जाता है, बस मोशन डिस्कस किया जाता है, और उसको भी किससे, डायग्राम की हेल्प से। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, है ना, लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इक्वेशंस आपने सुना होगा, मोशन, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है क्या कुछ? Yes sir. क्योंकि 9th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं बस जस्ट लिख के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को कुछ लोग एक्सेस से लिखते हैं, कुछ एस से लिखते हैं। तो काइनेमेटिक्स का थोड़ा फीलिंग आपको आ गया होगा कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है। मोशन को इक्वेशन से स्टडी किया जाता है, मोशन को ग्राफ से स्टडी किया जाता है, और मोशन को डायग्राम से भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। और मोशन का कॉज स्टडी नहीं किया जाता काइनेमेटिक्स में। तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया, ठीक है, अभी ठीक है? यस सर। हो गया। रेक्टिलिनियर मोशन तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर ही अपना मोशन कंसाइज किए हुए है ना,
तो उसका मोशन क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ इसमें डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है, राइट टू लेफ्ट भी आ सकता है, बट किसको नहीं छोड़ेगा ये पार्टिकल, ये पॉइंट अपनी लाइन को नहीं छोड़ेगा, तो इसका मोशन क्या कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। दैट्स इट। तो दो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट लिखिए डिस्टेंस। आप कुछ चीजें जानते हैं उससे स्टार्ट होगा। डिस्टेंस तो क्या होती है डिस्टेंस, तो हम कहते हैं कि अगर कोई है ना बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंची, प्लेस ए प्लेस बी, तो कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचा, तो उसने क्या कवर किया, उसने क्या ट्रेवल किया, सम पाथ। यस गाइस, ये देख रहे हैं एरो, तो ये है उसका पाथ। तो पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस। दैट्स इट। 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस क्या होती है, पाथ लेंथ। यस और नो? यस सर। Yes, sir. पाथ लेंथ। इसके बाद आएगा नंबर डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्टेंस को भी हम समझेंगे है ना कि डिस्टेंस स्केलर होती है या वेक्टर होती है, ये कुछ डिस्कशन भी चलेगा। फटाफट डेफिनेशन लिख लीजिए। in moving from one place to another place, in moving from one place to another place, the total path length, the total path length is called distance, is called distance, is called distance। Done guys? तो A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने का एक ये पाथ हो सकता है, डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, और बड़ा पाथ भी हो सकता है। तो देखिए ये सब पाथ लेंथ है, और इसका मतलब ये सब क्या है, डिस्टेंस। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ए से बी तक पहुंचना। अब ए से बी तक पहुंचने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट पाथ लेंथ हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है ए से बी तक पहुंचने की, बट ए से बी तक पहुंचने का एक शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा। यस और नो? शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा। Yes, sir. Yes, sir. बनाना नहीं है, अभी नहीं बनाना है ना। वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिक होता है, एक ही होता है। डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं, आप जानते हैं। जैसे आपको अपने घर से एक पर्टिकुलर शॉप पर जाना है कुछ परचेज करने के लिए, है ना, तो आपको पता है बहुत सारे रास्ते हैं, आपको पता है, तो अलग अलग जो पाथ है उसकी डिस्टेंस अलग अलग है। कोइंसिडेंट होगा कि सेम हो जाए, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होता है, जो आपको अभी स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस के नीचे लिखिए, डेफिनेशन के नीचे लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. हाँ भाई, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं। 4th चैप्टर में तो स्केलर, वेक्टर बहुत पढ़ेंगे। तो कुछ क्वांटिटीज वो ऐसी होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए बस उनके मैग्नीट्यूड की नीड होती है, लाइक मास, लाइक टाइम, लाइक टेम्परेचर। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, उसी कैटेगरी में आता है डिस्टेंस। इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। बट इनके अलावा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जो डायरेक्शन भी रखती है। ठीक है, तो याद रह जाएगा डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर। रीजन, स्केलर रीजन, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली क्या होता है, सम मैग्नीट्यूड, है ना। सर स्पीड भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है ना। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज है और बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज है ना। अब मैं सबके एग्जांपल तो आपको एक साथ नहीं बताऊंगा, अच्छी बात भी नहीं है सारे एग्जांपल बताना, मतलब
टॉपिक से ही भटक जाना, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक सीक्वेंस है हम उसको कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। रीजन, डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए बस इसके मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नहीं, ठीक है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इनके अपोजिट होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। लाइक फोर्स, अगर आपको कह दे F इक्वल टू 5 न्यूटन और आगे आई कैप, तो इसमें दो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, एक मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की। 5 न्यूटन क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और आई कैप बताता है डायरेक्शन को, है ना। 4th चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा कि ये आई कैप, जे कैप, के कैप होते क्या है, यूनिट वेक्टर होते क्या है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, तो अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगी, ट्रू? यस सर। और फोर्स इधर से लगाया तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है वो हो जाती है वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई? इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लाइन चेंज करके एक और बात लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी और डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं होगी, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। तो डिस्टेंस अगर है तो वो पॉजिटिव ही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हेडिंग अब लिखिए आप, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और अभी अभी हमने डायग्राम से भी देखा था। जब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी तो हम इसके बाद में डायग्राम भी बनाएंगे। तो लिखिए डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, the shortest distance between two points, is called displacement. The shortest distance between 2 points is called displacement, ओके। तो एक डायग्राम में भी मैं दिखा रहा हूं, वो देख लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है ए से बी तक, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और एक बड़ा पाथ ले लें तो ये क्या है? डिस्टेंस। तो ये है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की कुछ डायरेक्शन भी होती है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के बाद, क्या लिखना है? जैसा डिस्टेंस के नीचे लिखा था, तो डिस्टेंस के लिए हमने कहा था इट इज द स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको लिखना होगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो एक इंफॉर्मेशन तो आप लिख लें पहले, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायग्राम आप पहले बनाएं, बाद में बनाएं, लेफ्ट राइट कहीं भी ये डायग्राम बना लें कि स्ट्रेट लेंथ डिस्प्लेसमेंट और उसके अलावा जो भी पाथ है वो सब डिस्टेंस होगा। सर ये वेक्टर कैसे हो गया? हाँ, कैसे हो गया वो मैं बताऊंगा, अभी तो जस्ट आप पहले बता दें लिख लिया गया। yes, तो क्या लिखा? इट इज Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर कैसे होता है ना, तो आपने आई थिंक 9th 10th में कहीं भी या 10th में ही पढ़ा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ग्राफ पढ़ा है ना, x माइनस एक्स, y माइनस y, है ना। यस सर x एक्सिस y एक्सिस। हाँ, तो ये ग्राफ होता है, ये तो एक्सिस है, ये एक्सिस है, और एक्सिस दो है ना, तो ये प्लेन होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये प्लेन है,
ओके, यहाँ पर अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बता दिया जाए 3,2, तो क्या समझे आप? एक्स कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3, पहला एक्स ही होता है ना, बताइए, टेंथ की बात बता रहा हूँ। यस सर। और सेकंड होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, हाइट 2, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3, हाइट 2, आ गया पॉइंट, है ना। अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ओरिजिन से होता है वो, तो ओरिजिन से पी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर, ओ से पी तक, ओ से पी तक ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसकी लेंथ बता सकते हो आप? यस सर। इतनी होगी ना, बताइए, ओपी। यस सर। है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेट 3 मीटर है, वर्टिकल डायरेक्शन में लेट 2 मीटर है, तो √13 मीटर हो गया ये। तो ये जो ओपी है ना, ये ओपी क्या है? स्ट्रेट डिस्टेंस। आपको कह दें आप ओ पर खड़े हैं ओरिजिन पर, और आपको पी तक पहुंचना है, तो ओ से पी तक पहुंचने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बट एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ सबसे छोटी लेंथ का होगा। और आपने जहां से मोशन स्टार्ट किया और आप जहां तक पहुंचे, उस डायरेक्शन में एक एरो है, दिख रहा है, ओ से पी तक, जहां से मोशन स्टार्ट किया और आप जहां तक पहुंचे उस डायरेक्शन में एक एरो है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन, डिस्प्लेसमेंट को डोनोट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, डायरेक्शन की भी नीड होती है कि आप गए किधर। तो आप एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना के गए, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये बताता है एरो, एरो डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है, डायरेक्शन का, है ना। आपको कह दें लेट के √13 मीटर चले जाओ, समझ रहे हो ना, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों होता है। अगर आपको कह दे कि √13 मीटर कहीं चले जाओ, तो अब आप इनफाइनाइट जगह जा सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट बता दें कि इस पॉइंट पर जाओ, 3,2 पर जाओ, आप कहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, और आपको इंफॉर्मेशन क्या दी, 3,2 पर जाओ, तो अब वो यूनिक पॉइंट हो गया ना। 3,2 बस एक ही पॉइंट होता है पूरे प्लेन में। अगर आपको कहें -3,2 पर जाओ, तो आप बताइए कहां पर होगा ये, बताइए। -3,2 कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, बताइए। -3,2 नो सर। है ना, तो ठीक है। तो ओरिजिन से अगर आप इधर चले गए तो आप -2,3 पर चले गए। तो एक्चुअल में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं, तब आप सही जगह पहुंचोगे। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं, तभी तो आप सही जगह पहुंचोगे, समझ लो। और डायरेक्शन किससे पता लगती है? एंगल से। ये एंगल एक्यूट एंगल है। अब ये देखो, ये वाला जो एंगल बनेगा ना एक्स एक्सिस से, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, 90 को एक्सीड करके। देखो ये एंगल, यहाँ से एंगल मेजर किया था पहला वाला, और दूसरा वाला कहाँ तक है, यहाँ तक, समझ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बताया जाता है तो विद डायरेक्शन बताया जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है कुछ, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। देखो एरो चेंज हो गया, और डायरेक्शन अभी मैं कहां से मेजर कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पहला है एक्यूट एंगल, यहाँ तक पहुंचे थे। अब है ये ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। ट्रू, पता है ना। पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर होता है 270, फिर 360। तो अगर आपको डिस्टेंस के साथ, है ना, कुछ एंगल बता दे 0 से 360 के बीच में, तो आप एक यूनिक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। गॉट इट। आपको डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता दे, मतलब एंगल भी बता दे, तो आप एक यूनिट पॉइंट, बिल्कुल यूनिट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अब वो यूनिक क्यों बोल रहा हूं मैं, वो यूनिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको कह दूं डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर। ओरिजिन पर आप खड़े हैं, जहां आप खड़े होते हैं वहीं ओरिजिन हो जाता है, और आपको एक्स एक्सिस से एंगल बता दिया कितना, 30 डिग्री, समझ गए। तो आप यहां खड़े हैं, आपने एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाया, और आप कितना, कहां चले गए,
200 मीटर दूर चले गए, पहुंच गए आप अपने डिजायर्ड प्लेस पर। अगर 30 डिग्री एंगल नहीं बताते तो गड़बड़ हो जाती, आपको कह देते कि 200 मीटर जाओ, अब कहाँ जाओ ये तो बताया नहीं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाकर अगर 200 मीटर जाने के लिए कहे तो आप बिल्कुल 30 डिग्री एंगल बनाकर कहाँ पहुंच जाएंगे, सही प्लेस पर पहुंच जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचाने के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन बताने के लिए होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर लोकेशन बताने के लिए है तो उसमें कौन कौन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कुछ बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का नीड इस Yes, sir. और डिस्टेंस जस्ट क्या होती है, पाथ, लेंथ, और पाथ के बाद में कौन सा वर्ड है, लेंथ, और लेंथ ऑलवेज क्या होता है, स्केलर। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई और आपने लिख दिया वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें एक और बात लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, displacement can be positive comma negative and even zero भी हो सकता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और इवन जीरो। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बच्चे जूनियर क्लासेस में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम से कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको देखें। जैसे आपने 9th क्लास में या पता नहीं 10th क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी, है ना, तो वो एक अच्छा तरीका है समझाने का। 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ 1 2 3 4 और ये सब किस में है, इन मीटर में है ये सब कुछ। ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन -1 -2 इस तरह से, ठीक है, -3 तक एंड करता हूं मैं। ओके, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। आप कहां पर हैं, आप 0 पर हैं, ठीक है। तो आपने 3 काम किए। पहले आप 0 से ए पॉइंट पर गए, मतलब 3 मीटर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, ठीक है। उसके बाद आप ए से बी पर आ गए, फिर उसके बाद बी से आप सी पर आ गए, है ना। तो ओ से स्टार्ट किया, ये ओ है और ये 0 है, तो ओ से स्टार्ट करके सबसे पहले आप ए पर गए, ए से फिर बी पर आए और बी से फिर सी पर आए। तो बताइए ओ टू ए इस मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 O to A 3 मीटर, ट्रू। O to A डिस्टेंस भी 3 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर होगा। भाई आप सीधे चले ना, सीधे चले इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब सुनिए, इन मोशन फ्रॉम O to B बताइए डिस्टेंस कितना है, 4 और 2 4 मीटर। और कोई, इन मोशन फ्रॉम O to B, तो O से पहले A पर गए, अब आप A से कहां पर आ गए, B पर आ गए, सबसे पहले A पर गए थे, तो O to B डिस्टेंस 4 मीटर। बाकी लोग डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ क्या है, O to A 3 मीटर, A to B कितना है, 1 मीटर। हाँ, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, O to A में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस तो 2 मीटर। ट्रू, 2 मीटर, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट आपका O है और एंड पॉइंट क्या है, B है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन मोशन फ्रॉम O to C डिस्टेंस कितना है, पहले बताएं। 8 मीटर। बाकी लोग
O टू C डायरेक्ट नहीं गया, वो पहले O से A पर गया, फिर B पर, फिर C पर, तो O से वो C तक फाइनली पहुंचा। डिस्टेंस कितना हुआ? O टू A 3 मीटर, फिर A से वो O तक तो आ ही गया खुद तक जहां था 3, और फिर वो अपने इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, कितना मीटर? 2 मीटर। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पाथ लेंथ ही है ना, जैसे आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है गाइस, जल्दी बताइए, स्पीडोमीटर कुछ के व्हीकल्स में अभी भी सही होगा, कुछ के व्हीकल्स में खराब हो गया होगा, तो हम सही की बात कर रहे हैं, सही स्पीडोमीटर। तो आप जितना चलेंगे स्पीडोमीटर बता देगा कि आप कितने किलोमीटर चलें या कितना मीटर चलें, एटलीस्ट 100 मीटर तो बता ही देता है ना। तो अगर आप एक सर्कल पर ही घूमते रहे दिन भर तो स्पीडोमीटर तो आगे बढ़ता ही रहेगा ना। तो आप इस स्ट्रेट लाइन पर अगर इस तरह से राउंड कर रहे हैं तो स्पीडोमीटर तो बताता रहेगा। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? पाथ लेंथ बताता रहता है, और वो जो पॉइंटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, और स्पीडोमीटर पे जो नंबर चलते हैं वो बताते हैं पाथ लेंथ को। तो O से A से O और C तक आ गए, तो टोटल कितनी हो गई? 8 मीटर पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? O से C तक में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -2 मीटर। अगर आप कह दे 2 मीटर तो फिर वही बात, यहाँ दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक स्ट्रेट लाइन में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, लेफ्ट या फिर, है ना, राइट या फिर लेफ्ट। तो अगर +2 मीटर है तो आप समझ गए पॉजिटिव x डायरेक्शन में कोई बात हो रही है, और -2 है तो आप समझ गए ना यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से डायरेक्शन का भी नीड होता है। -2 क्या बता रहा है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्टेंस पर है। ओके, तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक इजी एग्जांपल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश की कि डायरेक्शन का रोल होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको बता दी कुछ, है ना, कितनी बताई? 35 मीटर, बड़ा सा एक ग्राउंड है, 35 मीटर रेडियस का अगर एक सर्कल है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। आप इस सर्कुलर ग्राउंड की पेरिफेरी के एक पॉइंट ए पर खड़े हैं, ठीक है। आप ए से, है ना, वॉकिंग स्टार्ट करते हैं और किसी पॉइंट बी पर पहुंचते हैं, और बी से फिर सेंटर ओ पर पहुंच जाते हैं। एरो दिख रहे हैं सभी को, है ना, चेक कर लिया। ए टू बी, बी टू ओ। यस गाइस, आवाज नहीं आ रही है? दिख रहा है ना क्लियर सभी? यस सर। ठीक है, और नेटवर्क आपके इसका मतलब ठीक है। तो एक 35, है ना, मीटर रेडियस का एक बड़ा सर्कुलर ग्राउंड है, और आप पेरिफेरी पर चलते हैं, ए से लेकर कहां तक? बी तक पेरिफेरी पर चले, और बी से फिर आप सीधा रेडियस से होते हुए सर्कल पर पहुंच गए, सर्कल के सेंटर पर पहुंच गए। आपसे पूछा क्या जा रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाकर नीचे लिख लीजिए, फाइंड find distance and displacement in motion from A to B and A to O लिखा जाएगा। कंप्लीट मोशन क्या है? A to O, और A to O वो पहुंच तो रहा है वाया C, C से होता हुआ, सॉरी C नहीं है, B है, B से होता हुआ, ठीक है। तो A to O पहुंच रहा है कोई पार्टिकल या कोई पर्सन वाया B, B से होता हुआ। तो आंसर जल्दी बता देंगे आप, क्योंकि जानबूझकर मैंने रेडियस 35 दी है। पाई की वैल्यू आप 90 आ रहा है सर। 90 आ रहा है, तो डिस्टेंस आ रहा है क्या 90? यस सर। बाकी लोग क्या बोलते हैं, वेट करते हैं।
तो डिस्टेंस क्या होता है पहली बात तो? यस पाथ सर, लेंथ। हाँ, बाकी लोग आंसर आने लग गया इसका अंदर। तो डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। तो ओ ए से ओ तक पहुंचने में पाथ लेंथ क्या है? तो एक तो है ए बी आर्क प्लस रेडियस बी ओ। देखिए पाथ आर्क वाला है और उसके बाद रेडियस वाला है, दो पाथ हैं। इन दोनों पाथ है ना, इन दोनों पाथ की लेंथ का सम क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ विच इज डिस्टेंस। तो आर्क क्या है? मुझे सर्कल का ये 1/4 पोर्शन दिख रहा है। 90 डिग्री का सिंबल आपको क्या बता रहा है कि ए से बी तक क्या है? सर्कल की सरकमफेरेंस का 1/4 पार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? पाई आर बाय 2। बताइए कैसा आया ये पाई आर बाय 2? क्योंकि कंप्लीट सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का 1/4 पार्ट है ए बी आर्क, तो पाई आर बाय 2। यस गाइस, ठीक है। Yes, अब sir. वैल्यू पुट Yes, करते sir. हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35, 2 तो नीचे है ही, इन प्लस 35। तो देखते हैं आपका 90 आ रहा है क्या? 5 1 कितना सर आ आ रहा है गया? 90। 11 बार में क्या? 11 5 जा 55, 55 प्लस 35 90. 90 मीटर। मीटर लिख दे। तो डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ 90 मीटर। तो A टू O तो वाया B होते हुए आ रहा है, तो पाथ लेंथ आपके सामने। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सर 35 मीटर. 35 मीटर. 35 मीटर। रीजन, डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है कौन से पाथ से आया है वो। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है स्टार्ट कहां से किया मोशन, फाइनली कहां पर पहुंचा, है ना। तो स्टार्ट कहां से किया? ए से, और फाइनली कहां पर पहुंचा? ऊपर। तो ए और ओ पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वही होगा डिस्प्लेसमेंट। आंसर सीधा का सीधा डायग्राम में दिख रहा है 35 मीटर। डन गाइस, लेकिन टाइम देख लेते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। जो एक क्वेश्चन 2 मिनट्स में हम सॉल्व करना चाहेंगे। गाइस इरेज कर सकता हूं? डिस्टेंस को सॉल्व Yes, sir. करना पड़ा, डिस्टेंस को तो सॉल्व करना Yes, पड़ा, sir. डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्ट करेंगे 35। ये क्या आवाजें आने लग गई भाई? हाँ, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई ऐसा लगा। चलिए ओके, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई, इधर पॉजिटिव एक्स और इधर नेगेटिव एक्स। ठीक है, दिस इज होरिजन ओ। ठीक है, तो कोई पर्सन कहां पर प्रेजेंट है सबसे पहले? तो हम बात करते हैं लाइक कोई पर्सन यहां पर है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -40, 30 मीटर। समझिए कुछ? एक्स कोऑर्डिनेट Yes, sir. -40 है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या होगा? -40 मीटर। ये माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन को। अगर +40 +30 होता, +40 और +30, तो मैं पॉइंट कहां पर बनाता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। बट x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ। अगर y भी नेगेटिव होता तो मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले आता। खैर ओके, तो कोई पर्सन यहां से अपना मोशन स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से फिर वो कहां पहुंचता है? बी पर, ये रहा बी। बी से वो कहां पहुंचता है? ओ पर, ये रहा ओ। और ओ से फिर वो कहां पहुंचता है? ओ से फिर वो यहां पहुंचता है, 1 मिनट, सी पॉइंट पर। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए जा रहे हैं आपको क्या? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,10 मीटर। 0,10 मीटर। एरो देख लो, एरो देख लो आप। तो
आप थे कहां पर, ए पॉइंट पर थे और फाइनली पहुंचे कहां पर, सी पॉइंट पर। आपको मुझे बताना है डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट। 80 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस जल्दी बता देंगे आप, देखते हैं बाकी लोग, है ना, सभी को बताना है डिस्टेंस कितना होगा। एरो आपको बता रहे हैं ए टू बी, देन बी टू ओ, देन ओ टू सी। 80 ये मीटर। है पाथ 80, सभी यही बता रहे हैं। तो ये कितना है 30 मीटर। चलिए मैं ये पॉइंट ही हटा देता हूँ, ए ही लिखता हूँ और ये मैं इजी कर दिया आपका। 30 मीटर है और ये जो लेंथ है ये 40 मीटर है और ये जो है ये 10 मीटर है। ये लीजिए पॉइंट में। हो सकता है किसी बच्चे ने 10th में थोड़ा ग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो उसको क्वेश्चन समझने में ही प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने उसको भी थोड़ा इजी कर दिया कि ये जो ए बी हाइट है ये 30 मीटर है और ये जो ओ बी लेंथ है ये 40 मीटर है और ये जो ओ सी हाइट है ये 10 मीटर है। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 80 मीटर हो गया, ये बात तो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 20√5 मीटर। 20√5 मीटर, एक आंसर आया। बाकी लोग, तो आपको एक बात तो पता है, ए से सी का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एसी। एसी और एसी जो पता कर लेगा मतलब वही आंसर है। अब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं थोड़ी सी। देखिए एक कंस्ट्रक्शन आप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ही आप ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं डॉटेड लाइन, है ना, तो क्या होता है, लेट दिस इज पॉइंट बी डैश, दिस इज पॉइंट ए बी, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए ए बी डैश सी डी एक स्क्वायर है। बी डैश से सी तक कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। देखिए ये 30 मीटर है भाई, ये 30 मीटर है ना, तो ये यहाँ पर 10 मीटर है तो टोटल कितना हो गया 40। और डी से लेकर सी तक या ए से लेकर बी डैश तक क्या है 40 मीटर। तो एक स्क्वायर बन गया जिसकी साइड है 40 मीटर। तो ए सी क्या है, उस स्क्वायर का डायगोनल है। तो ये कब बनता है, जब आप एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मतलब डॉटेड लाइन। जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने किया, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था आपको। ए से बी कितना है, बी से ओ कितना है, ओ से सी कितना है, ये सब कुछ क्वेश्चन में बताया। ये कंस्ट्रक्शन आपने किया, जैसे किया तो ए बी डैश सी डी एक स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होता है स्क्वायर का डायगोनल, वो होता है अंडर रूट, है ना, क्या होता है 2 इंटू रूट ए। कुछ हेल्प कीजिए, √2a होता है आई थिंक, √2 इंटू साइड। यस अभी ठीक पहुंच गया मैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जल्दी बताइए, क्वेश्चन एंड करते हैं और क्लास को स्टॉप करते हैं। यस गाइस, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू साइड, है ना। तो अंडर√2 इंटू साइड, साइड कितनी है 40। तो जो आंसर बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, यही बता रहे थे क्या, 40√2 आंसर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 40√2 मीटर। √2 सब जानते हैं 1.414, 40√2 डन। बताइए। यस सर। यस सर। 40√2 होगा। अब क्लास से देख लो ये बच्चे कौन है जो क्लास हम एंड नहीं करते उससे पहले लीव कर जाते हैं। चलिए मैंने अटेंडेंस ले ली, उनसे बात हो जाएगी। तो AC क्या है, एक स्क्वायर जिसकी साइड 40 मीटर है उसका डायगोनल है। तो स्क्वायर का डायगोनल ही स्ट्रेट AC होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस 40√2। सब जानते हैं स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो कल हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन की भी बात करेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, है ना, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके Thank you, sir. ओके।